हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे महाजनपद काल और मौर्य साम्राज्य के कुछ तथ्य और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं महाजनपद काल, है ना। महाजनपद काल यानी कि हमारे देश में जब बहुत साल पहले की बात है, बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय कुल अगर देखा जाए तो 16 महाजनपद हुआ करता था। कुल 16 महाजनपद हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसका जिक्र अंगुत्तर निकाय के अनुसार बताया गया है कि 16 टोटल महाजनपद हुआ करते थे भारत का, है ना। एक्चुअली उस टाइम भारत मतलब बहुत बड़ा था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्या? मगध था। उसका राजधानी था राजगृह, है ना। राजा का गृह, है ना। यहाँ पे राजा लोग क्या करते थे? रहते थे, राजगृह। इसलिए आज भी राजगृह है, बिहार में पड़ता है, राजगृह जिला भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों महाजनपद और उनकी सभी राजधानियाँ दिया गया है, जैसे कि करु, पांचाल, सुरसेन, वत्स, कौसाल, माल्या, काशी, मगध। देखिए, गिरिव्रज भी नाम था उसका और राजगृह भी नाम था। वज्जी, वैशाली। जो वैशाली है ना, ये जो वज्जी है, ये पूरे दुनिया में सबसे प्रथम गणराज्य हुआ। प्रथम गणराज्य यानी कि पूरे दुनिया में अगर गणराज्य की बात अगर की जाए, मतलब लोकतांत्रिक रूप से, तो सबसे पहले वज्जी हुआ था, जो कि आज भी वैशाली जो है डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। उसमें वज्जी एक महाजनपद हुआ करता था, उसकी राजधानी वैशाली थी। चेदी थी, सोतित्वती, मत्स्य, विराटनगर, अश्मक, पोटेल, अवंती, उत्तरी, उज्जैनी, दक्षिणी, महिष्मती, गंधार, तक्षशिला। तो इस तरह से 16 गो थे दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे महत्वपूर्ण पॉइंट को जानते हैं। इधर 2 और थे। देखिए, अब मगध का उदय कैसे हुआ? प्रथम राजधानी राजगृह थी मगध का, या गिरिव्रज। द्वितीय राजधानी पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र कब हुई? जो अभी पटना भी है, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, पटना का। अब देखो, उदयन जो था हाड़ियक जो वंश था ना, उसके खानदान से आता था। अजातशत्रु का क्या था? भाई था। अजातशत्रु का भाई, उन्होंने ही मतलब मगध का राजधानी पाटलिपुत्र किया था। प्रमुख वंश हाड़ेक वंश के जो महान राजा हुआ करते थे, बिंबिसार से संस्थापक बौद्ध के समकालीन के समय में अजातशत्रु और उदयन, ये इनके क्या थे? बेटा थे। यानी कि बिंबिसार का बेटा उदयन है। उदयन ही मतलब मगध को क्या किया था? वैशाली मगध का राजधानी शिफ्ट किया था, और वैशाली पटना। उसके बाद हाड़ियक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इसको जानेंगे हसीन के नाम से जानेंगे। इसको याद रखने की बात होता है, हसीन। ह से हाड़ियक, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं। अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था, यानी कि इन्होंने अवंती को जीता था। अवंती जो जनपद थी उसको जीतकर मगध में मिला के, और मगध को क्या किया था? बड़ा बनाया था, और बड़ा बनाया था मतलब महाजनपद में। घनानंद जो अंतिम शासक था, और घनानंद को ही हराकर चंद्रगुप्त क्या बना? राजा बना, और पूरे 16 क्या बोलते हैं, महाजनपद पर धीरे धीरे कब्जा करते चला गया। उस समय कुछ विदेशी आक्रमण भी हुआ करते थे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के द्वारा आक्रमण हुए, यूनान का था रहने वाला सिकंदर, और हाइडेस्पिज का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, यानी झेलम नदी के पास। यानी कि मतलब झेलम का युद्ध जो है, ऐसे भी जानेंगे, झेलम का युद्ध, है ना, झेलम का युद्ध। तो झेलम का जो युद्ध है किसके बीच? सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पे आया था आक्रमण करने के लिए। अब जानते हैं मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास रहा है वो है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व। प्रमुख शासक और उनकी घटनाओं के बारे में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य
में मतलब 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक ले रहे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। और सहायक जो था उनके चाणक्य, चाणक्य जो था अर्थशास्त्री थे, है ना, अर्थशास्त्री, अर्थशास्त्री थे। चाणक्य जो उनके बहुत मतलब एक तरह से क्या कहते हैं ना कि चंद्रगुप्त के जो चाणक्य जो थे वह एक तरह से प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री के तौर पे उसको मतलब वहाँ पे पद मिला था। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य पुस्तक है अर्थशास्त्र, राजनीतिक पर आधारित है। विदेशी यात्री यानी कि चंद्रगुप्त के समय में एक विदेशी यात्री मेघनस मेघस्थनीज यहाँ पर आए थे यात्रा करने के दौरान। उन्होंने एक इंडिका नाम की पुस्तक है उसमें अपना जिक्र किया है। विजय सेलुकस निकेटर को हराया था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को क्या किया था, हराया था, जो कि 305 ईसा पूर्व में है। उसके बाद आते हैं अंतिम समय जैन धर्म को अपनाया और श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में जो पड़ता है, श्रवण बेलगोला जगह है कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने प्राण को त्याग दिया। अब आते हैं उनके पुत्र यानी कि चंद्रगुप्त के पुत्र, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार 297 से 273 ईसा पूर्व के बीच में उन्होंने राज किया। चंद्रगुप्त के पुत्र और अशोक का पिता थे। उपनाम था अमित्रघात, यानी कि बिंदुसार का जो उपनाम क्या था, अमित्रघात। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं कोशिश करूंगा अच्छा से अच्छा आप लोग को कंटेंट देने की। बिंदुसार का उपनाम था अमित्रघात, शत्रुओं को नाश करने वाला, ऐसा माना जाता है। अमित्रघात का जो क्या बोलते हैं शब्दार्थिक अर्थ होता है, शब्दार्थिक, है ना, अर्थ जो होता है वो होता है अमित्रघात। संप्रदाय आजीवक संप्रदाय के अनुयायी रहे। उसके बाद आगे देखते हैं सम्राट अशोक, यानी कि बिंदुसार का जो बिंदुसार का क्या है, बिंदुसार के पिता मतलब सॉरी बेटा, अशोक सम्राट जो था 273 से 232 ईसा पूर्व में सबसे प्रसिद्ध शासक रहा। उन्होंने पूरे भारत पे मतलब राज किया, भारत को पूरे अपने साम्राज्य में मिलाया। राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध में 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग युद्ध को लड़ा था। 23वें शिलालेख में वर्णित है, उनका जो शिलालेख है उसको 13वें शिलालेख में वर्णित है। लास्ट में उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म अपनाने का एक ही मुख्य था सभी लोगों का, शांति। धर्म प्रचार यानी पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भी भेज दिए। उन्होंने धर्म प्रचार भी किया और जिसमें पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिए। अशोक की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा दशरथ, अशोक की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा दशरथ, है ना। देखिए बृहद्रथ अंतिम मौर्य शासक था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा हराकर शुंग वंश की स्थापना की गई थी, यानी कि बृहद्रथ जो था अंतिम मौर्य शासक था। और मतलब उसके बाद शुंग वंश आया था, शुंग वंश के द्वारा मतलब दशरथ को क्या किया था, बृहद्रथ को हरा के अंतिम शासक बना था। उसके बाद देखते हैं प्रशासन और काल। राजधानी पाटलिपुत्र थी। राजकीय मुद्रा पन्न था, चांदी का सिक्का हुआ करता था। यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद या मौर्य साम्राज्य तक के देखा जाए तो राजकीय मुद्रा क्या हुआ करता था, पन्न। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। और उसके बाद मौर्य प्रशासन के दौरान कर्नाटक में सोने की खान का प्रमुख केंद्र था स्वर्णगिरी, याद रखना है। मौर्य के समय में कर्नाटक की जो खान है उनका जो केंद्र था स्वर्णगिरी, इसको भी याद रखना है। उस समय कौन से सिक्के चलते थे पन्न, वो भी चांदी के। उस समय राजधानी थी पाटलिपुत्र। देखिए अब यहाँ पे है कि प्रमुख अधिकारी जो उनके अंदर में काम करता था, है ना, तो उन सभी का नाम है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वास्तुकला, यानी कि उनके समय में जो वास्तुकला हुआ करता था, उनके समय में जो कुछ कला का निर्माण किए थे वो मध्य प्रदेश में रायसेन में अशोक द्वारा निर्मित, है ना, यानी कि सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश में पड़ता है, वो कौन सा जगह पे, रायसेन में, याद रखना है इसको, भी आई है।
यानी कि सांची स्तूप किसके द्वारा निर्माण किया था? अशोक के द्वारा। वो भी कहाँ? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन से जिला होगा, रायसेन जिला में ही। उसके बाद सारनाथ सिंह चतुर्भुज बलुआ पत्थर से निर्मित है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। धमेक स्तूप सारनाथ में है, यानी रखना है सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में और धमेक स्तूप जो है सारनाथ में। यानी कि इस क्वेश्चन को जो है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना है। मौर्य काल में नींव रखी गई थी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है सारनाथ। अशोक के अभिलेख, अब कुछ इसमें अशोक के अभिलेख है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के मस्की शिलालेख की खोज सी बीडन 1915 में की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ये जो है सी बीडन एक वैज्ञानिक था, खोजकर्ता था, है ना, खोजकर्ता, है ना, खोजकर्ता था। उन्होंने मतलब सी बीडन ने 1915 ईस्वी में अशोक के मस्की शिलालेख की खोज की थी। यानी कि मस्की शिलालेख किससे संबंधित है? तो अशोक से है। किससे संबंधित है? अशोक। इसकी खोज किसने की थी? तो सी बीडन ने की थी। अशोक के शिलालेखों में वर्णित धम्म पद का संबंध क्या है? नैतिक नियम से। ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेख में जो धम्म जो पद की बात कहती है, धम्म, ये किससे संबंधित है? नैतिक नियमों से। नैतिक मतलब अच्छे नियत रखने वाले लोग से है, संबंधित है। आधुनिक गुजरात में अशोक के शिलालेख स्थित है, वो गिरनार में पड़ता है। यानी कि अभी के समय में आपको दिख जाएगा, अगर गुजरात के आप गिरनार में जाएंगे तो अभी उनका शिलालेख देखने को मिलेगा अशोक के। उसका 14 यहाँ लिखा है 14 बृहदत्त शिलालेख के महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए उनके द्वारा मतलब बहुत सारे शिलालेख लिखे गए थे, जिसमें हमने ऊपर देखा था ना 13वीं, यानी कि हमने ऊपर में देखा था 13वीं शिलालेख के बारे में। 13 शिलालेख में बौद्ध धर्म को अपनाए थे कलिंग युद्ध के बाद, है ना, क्योंकि कलिंग में उन्होंने कलिंग के राजा को मार दिया था, युद्ध लड़ के जीत लिया था। उसमें एक बड़ी कहानी थी, क्योंकि कलिंग के पुत्र से अशोक क्या करते थे? प्यार करते थे। तो उनकी टोटल जो शिलालेख कितनी है? 14। उनकी टोटल शिलालेख कितनी है? तो 14, है ना, इसको याद रखना है। आप इन सबको धीरे 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 आप क्या करिएगा, आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये कुछ आरआरबी यानी कि रेलवे से संबंधित है। अभी जिसे रेलवे की एग्जाम होने वाली है, इसलिए मैंने कोशिश किया रेलवे से संबंधित विशेष तथ्य। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी से संबंधित विशकदत्त द्वारा लिखित पुस्तकें क्या है? मुद्राक्ष, यानी कि मुद्राराक्ष, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी से संबंधित विशाखदत्त द्वारा लिखी पुस्तकें क्या है? मुद्राक्ष, यानी कि लेखक है। ये क्या है? लेखक है, ये है लेखक, और इनकी लिखित पुस्तकें क्या है? मुद्राक्ष है। और विश्व के प्रथम गणतंत्र वज्जी, जिसकी राजधानी क्या थी? राजधानी वैशाली, है ना, राजधानी क्या था? वैशाली। आज भी वैशाली बिहार में एक जिला के रूप में है। तो दोस्तों ये आपको फैक्ट कैसे लगे? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं बताऊंगा। इसके बाद मैं इससे मिलते जुलते पूछे गए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं फिर अपलोड करूंगा, आप उसको भी देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।